नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। आज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एलर्जिक अस्थमा और एलर्जिक रिनाइटिस। ये दोनों बीमारियां आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। इन दोनों बीमारियों में क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इन दोनों बीमारियों में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपके जीवन में ज्यादा खतरा पैदा कर सकती है। तो इन दोनों स्थितियों, इन दोनों बीमारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों बीमारियों को कैसे पहचान सकें कि कौन सी बीमारी क्या है। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि एक्चुअल में अस्थमा और रिनाइटिस होता क्या है। अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, यानी एक पुरानी बीमारी होती है जो आपके एयरवे को नैरो कर सकती है और उसमें सूजन पैदा करती है। जो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली यदि देखा जाए तो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी वो अच्छे सांस नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात होती है उसमें वीजिंग, कफिंग और चेस्ट में उनको टाइटनेस महसूस होती है। अब हम बात करते हैं रिनाइटिस की। रिनाइटिस होता क्या है? हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, नाक से लेकर जो गले तक का एरिया होता है, तो मोस्टली इसमें क्या होता है, जो नाक का एरिया होता है उसमें सूजन पैदा हो जाती है। उसके कारण जो लक्षण जो होते हैं, ज्यादातर छींके आना, नाक बह सकती है या नाक पे कंजेशन हो सकते हैं, साथ ही वहां पे इचिंग भी हो सकती है। तो ये होती है रिनाइटिस। ओके फ्रेंड, लेट्स कंपेयर एलर्जिक अस्थमा एंड रिनाइटिस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सिम्टम्स की, यानी एलर्जिक अस्थमा और एलर्जिक रिनाइटिस प्राइमरी सिम्टम्स यानी प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही बात की है कि एलर्जिक अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली होते हैं वीजिंग। वीजिंग मतलब सीने में घड़घड़ाहट पैदा होती है जो आपको सुनाई देती है। और दूसरी होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी आप सांस खुल के और गहरी नहीं ले पाते हैं। तो तीसरी जो मुख्य बात है वो है चेस्ट टाइटनेस, यानी सीने में जकड़न पैदा होती है। अब हम बात करते हैं एलर्जिक रिनाइटिस की। तो एलर्जिक रिनाइटिस चूंकि हमारे नेजल पैसेज से संबंधित होता है, तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे जो मुख्य लक्षण है वो है छींके आना। आपको जब भी कोई ट्रिगर होता है, कोई भी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, आपको लगातार छींके आती है। दूसरा, क्योंकि इसमें सूजन पैदा हो जाती है, जो नेजल ट्रैक्ट होता है, जो सूजन हो जाती है, तो उसमें आपको कंजेशन पैदा हो सकता है। साथ ही आपको नोज ब्लॉक भी हो सकती है और रनी नोज भी हो सकती है। ये सारी चीजें हो सकती है। और इसका एक बहुत ही मुख्य लक्षण हो सकता है जो कि खुजली, नाक में बराबर आपको खुजली चलती है। तो ये लक्षणों में अंतर थे जो अस्थमा को अलग करते हैं और एलर्जिक रिनाइटिस को अलग करते हैं। सेकंड, अब हम बात करते हैं एयर पाथवे की। अस्थमा में कौन सा एयरवे अफेक्टेड होता है और रिनाइटिस में कौन सा एयरवे। तो पहले बात करें अस्थमा की। अस्थमा में जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जो ब्रोंकाइस होते हैं और ब्रैंक्यूल्स होते हैं, मतलब जो लोअर साइड का पार्ट होता है वो अफेक्टेड होता है। और जो रिनाइटिस होता है उसमें जो हमारे नेजल पाथवे होता है, यानी हमारी नासिका द्वार जो होता है वो ज्यादा अफेक्ट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है और अस्थमा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। थर्ड, हम बात करते हैं सीवियरिटी की। यदि सीवियरिटी की बात करें तो अस्थमा ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। यदि ये कई बार सीरियस हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। यदि बराबर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, आप समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते, तो ये आपको जीवन को खतरा पैदा कर सकता है। और यदि हम एलर्जिक रिनाइटिस की बात करें तो ये लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होती है, पर ये आपकी डेली का जो रूटीन होता है उसको जरूर ही अफेक्ट करती है। फोर्थ, अब हम बात करते हैं ट्रिगर्स की। ऐसी कौन सी कंडीशंस है, ऐसी कौन सी पदार्थ है जो इन चीजों को बढ़ावा देती है। तो ये हम बात करें कि यदि अस्थमा की बात करते हैं और रिनाइटिस की बात करते हैं तो इसमें लगभग कॉमन ऐसी चीजें हैं जो दोनों चीजों को एक साथ अफेक्ट कर सकती है। जैसे धूल हो गया, धुआं हो गया, मिट्टी हो गई, पोलेंस हो गए, या जानवरों के फर हो गए, ये बहुत सी चीजें हैं। इवन कपड़ों के फर भी जो होते हैं वो भी दोनों चीजों को एक साथ ही एक जैसी अफेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो ट्रिगर्स हैं वो दोनों कंडीशंस के लिए, दोनों बीमारियों के लिए सेम हो सकते हैं। फिफ्थ, अब हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में, इन दोनों बीमारियों के बीच क्या कनेक्शन है। यदि हम अस्थमा की बात करें तो यदि आपको अस्थमा है तो मोस्टली यही होता है, मोर देन 90% केसेस में ऐसा पाया जाता है कि उनको कहीं ना कहीं एलर्जिक रिनाइटिस की बीमारी पुरानी होती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो लोग लगातार एलर्जिक रिनाइटिस की बीमारी से परेशान है उनको आगे जाके अस्थमा की बीमारी का सामना करना पड़े। और जो एलर्जिक रिनाइटिस की बीमारी होती है वो कई बार तो लगातार चलती रहती है, पर यदि सीवियर ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे अस्थमा जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बीमारियां को एडजस्ट करती हैं, यानी एक दूसरे से संबंध रखती हैं। अब हम बात करते हैं इनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो जैसे ये दोनों बीमारियों में डिफरेंस है, दोनों बीमारी को अलग जगह पे अफेक्ट करती है, तो उसी प्रकार से जो उसकी सिम्टोमेटिक दवाइयां होती हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयां होती हैं वो भी डिफरेंट होती है, वो भी अलग अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी इन दोनों कंडीशन को ट्रीट कर सकता है और उनको क्योर करने की भी क्षमता रखता है।
साथ ही मैं बात करता हूँ हीमोडायनेमिक मेडिसिन की। हीमोडायनेमिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती है जो करंट सिचुएशन के हिसाब से बनाई जाती है और ये एलर्जिक रिनाइट और एलर्जिक अस्थमा दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। जब इन दवाइयों कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने देखा है कि चाहे एलर्जी कितनी पुरानी हो, चाहे अस्थमा कितना ही पुराना हो, ये धीरे धीरे करके और कई बार तो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ही रिजल्ट देना चालू कर देती है और धीरे धीरे करके पेशेंट्स को जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता रहता है, जो भी लगातार ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, वो सब बंद हो जाते हैं और उन्हें फिर किसी प्रकार की कोई अलग से दवाइयां नहीं लेनी पड़ती है। साथ ही कुछ समय बाद होम्योपैथिक दवाइयां भी बंद हो जाती है। और खास बात यह है कि यदि इस टाइम पे हम जब होम्योपैथी से क्योर होते हैं या होम्योपैथी से हमको आराम मिलता है, तो जब ट्रिगर्स में के संपर्क में हम आते हैं या हम धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं या ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई पदार्थ है, कोई ऐसे खाने पीने में ऐसी कोई चीज होती है जो इन चीजों को बढ़ावा देती है, जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो उस टाइम पे भी को कोई तकलीफ नहीं होती है, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती, यानी वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीते हैं। उनको जो खाना है, जैसे रहना है, वो वैसे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको आपके परिजन में या फिर आपके किसी पहचानने वालों को ऐसे लक्षण है, उनको एलर्जिक अस्थमा या एलर्जिक रिनाइटिस है, तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे और होम्योपैथी की अमेजिंग पावर को जानने का मौका मिले। आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो कमेंट करके पूछिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, हमें व्हाट्सएप पर आपके रिपोर्ट भेज सकते हैं, आपके कमेंट्स करके आप हमें पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं और निश्चित ही हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद।